दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की, क्योंकि देश में एक बहस है। एक तरफ सरकार का दावा है कि पिछले 11 सालों में हमने वो काम किए हैं जो आज से पहले देश में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा, तो दूसरी तरफ विपक्ष का यह दावा है कि पिछले 11 साल जो जनता का हाल है वो बदहाल ही रहा है। तो ये बहस का विषय बना हुआ है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। दर्शकों, आपको ये बताने वाले हैं कि पिछले 11 सालों में क्या क्या बदला है, पिछले 11 सालों में सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, पिछले 11 सालों में सरकार देश की जनता के लिए क्या क्या योजना लेकर के आई है। और अगर 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी या फिर देश की केंद्र सरकार, और देखिए यहां एक बात और जाननी बड़ी महत्वपूर्ण है दर्शकों, 2047 किसकी सरकार होगी? 2047 में कौन सी पार्टी की सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, यह अभी किसी को नहीं पता। लेकिन एक विजन है, एक मिशन है 2047 तक विकसित भारत का। और अगर ऐसा सोच रही है देश की वर्तमान सरकार, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। दर्शकों, आप सोचिएगा, क्या इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा कोई विजन दिखाया था, ऐसा कोई मिशन सामने रखा था? लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं 2047 तक हमें सुपर पावर बनना है, हमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, हमें विकसित भारत बनना है। दर्शकों, सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद में बीजेपी पार्टी ने या फिर कहें केंद्र सरकार ने भारत मंडपम में एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें यह बताया गया कि पिछले 11 सालों में सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और उनका भविष्य को लेकर के क्या विजन है, क्या मिशन है। और इसी में डीएनपी इंडिया परिवार को भी आमंत्रित किया गया था, हम खुद वहां पर पहुंचे थे। और सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से सरकार आगे काम करना चाहती है और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको मुख्य धारा में लाया जाएगा, और 2047 तक अगर विकसित भारत की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन पर काम किया जाएगा, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। अब हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं कि क्या कुछ सरकार की योजनाएं हैं देश को विकसित भारत बनाने के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सरकार किन किन मुद्दों पर काम कर रही है, कहां कहां काम हुआ है और भविष्य में कहां कहां काम होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सरकार कह रही है कि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान, पिछले 11 सालों में जो कुछ किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि अगर आप एक बड़े वर्ग को गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे हैं तो फिर आप इतने लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे सरकार का तर्क है कि अभी वो लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार में पहुंचे हैं, और क्योंकि उन्हें अभी भी उस स्थिति में पहुंचने की दरकार है जहां वो पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए जो कहा जाता है 2 जून की रोटी, वो उन्हें देना बहुत आवश्यक है। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा दर्शकों, अगर ये इतनी लाभकारी कल्याणकारी योजना नहीं होती तो फिर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी का यह कहना कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो फिर जितना लाभ मिल रहा है उसका हम 2 गुना 3 गुना कर देंगे। यह अपने आप में दर्शाता है कि यह कितनी बड़ी योजना है। और यह योजना तब शुरू हुई थी जब कोरोना काल था, देश में लोग परेशान थे, उनके पास में रोजगार नहीं था। यह सोचा था देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार ने कि हमें ऐसा करना चाहिए। 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल कनेक्शन पहुंचा है। दूर दराज के गांवों में जहां कभी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पर पानी पहुंचेगा, वहां 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पानी पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा स्वच्छ भारत के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। पीएम स्वनिधि के माध्यम से 68 लाख रेडी पटरी वालों को आर्थिक बल मिला है। मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को
52.5 करोड़ से ज्यादा के लोन मिले। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर किया गया और स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन मिला है ताकि वो लोग अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकें। वर्तमान में केंद्र में 60% मंत्री SC, ST या OBC हैं। जो लोग आरक्षण की बड़ी बात करते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 2014 से एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या में 4 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। 112 आकांक्षी जिले विकास के मापदंडों पर अपने राज्यों के औसत से ज्यादा बढ़े हैं। सारे के सारे जो बातें की जाती हैं कि गरीबों के लिए क्या हुआ और सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, पिछड़ों के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसके अलावा किसानों की बड़ी बात की जाती है। किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया गया, ऐसा सरकार का दावा है और बताया गया है कि क्या क्या काम किए गए हैं। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में 5 गुना की वृद्धि की गई है, यानी जो बजट पहले हुआ करता था उसका 5 टाइम्स ज्यादा, 5 गुना उसमें वृद्धि की गई है। इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को 3.7 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में KCC के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। PM फसल बीमा योजना के तहत दावों में 1.75 लाख से अधिक का निपटान किया गया है। MSP पर दलहन खरीद में 7350% की वृद्धि की गई है। PM धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है। ENAM के माध्यम से अब 1473 मंडियां जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा MSP पर तिलहन खरीद में 1500% की बढ़ोतरी की गई है। 2021 से 26 के लिए PM कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ से भी ज्यादा आवंटित किया गया है। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। यानी जो कुछ किया गया है और जो कुछ करने वाली है सरकार। इसके अलावा दर्शकों बात करेंगे नारी शक्ति की। देखिए काफी बात की जाती है कि महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, महिलाओं के सम्मान के लिए क्या किया जा रहा है। तो भारत में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं अब या तो हैं या फिर अपना नया जन्म लेती हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सवेतन मातृ अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों में ₹1 की दर से 77 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए हैं। 4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। 10.33 करोड़ से अधिक धुआं मुक्त रसोई, जो घरों में पहले रसोई जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें खाना पकाया करती थी, उनके लिए जो सिलेंडर्स दिए गए हैं, मुफ्त में गैस दी गई है। लगभग 2.75 करोड़ PM आवास ग्रामीण लाभार्थियों में से 73% महिलाएं हैं। 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के में संगठित किया गया है। महिलाओं को 14.72 लाख करोड़ के 35.38 करोड़ 68% मुद्रा ऋण दिए गए हैं। 2023 में मातृ मृत्यु दर घटकर अब 80 हो गई है। ये देखिए आप, और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। यानी आने वाले समय में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। यह संकल्प जो विकसित भारत के संकल्प की हम बात करते हैं, यह उन्हीं में से एक है। इसके अलावा भारत की अमृत पीढ़ी हो रही सशक्त, ये कहती है देश की केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री कि देखिए ये जो अब युवा पीढ़ी है, इसी को विकसित भारत बनाना है। बड़ी चर्चाएं इस बात की जाती हैं कि विकसित भारत कैसे बनेगा, यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है
उसी को आज से लग करके मेहनत करनी होगी और जो अपने स्किल्स हैं उन्हें बढ़ाने होंगे। इसीलिए विकसित भारत की बात की जाती है और इसके लिए देखिए 3 दशक से अधिक समय बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई जिसे लागू किया गया। इसके बाद में 1.6 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 17.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर रहे हैं। टॉप्स कार्यक्रम के तहत टॉप्स कोर ग्रुप में 94 और टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में 112 एथलीटों को मदद दी गई है। इसके अलावा ओलंपिक में पदकों की संख्या में इजाफा, टोक्यो, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में 61 पदक भारत लेकर के आया है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत 1.6 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। 8 नए IIM स्थापित किए गए हैं। 2023 तक इनकी कुल संख्या 21 हो चुकी है। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल और बेहतर बनाए जाएंगे और उनका विकास किया जाएगा। 2017 से 2024 में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी स्टार्टअप्स द्वारा 4.8 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की गई हैं। 23 एम्स के साथ भारत में एम्स की संख्या तिगुनी हो गई है। देश भर में 7 नए IIT 2045 में मेडिकल कॉलेज जिनमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। ये लक्ष्य रखा गया है। ये 2045 मेडिकल कॉलेज अभी तक जिनमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। ये वर्तमान की स्थिति है दर्शकों। इसके अलावा 490 नए विश्वविद्यालय ये स्थापित किए गए हैं। अब बात करेंगे मध्यम वर्ग का जीवन कितना आसान हुआ, कितना कठिन हुआ। क्योंकि देखिए भारत में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मध्यम वर्ग से आता है। इनके लिए क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ करने की तैयारी है। तो एक तो सबसे बड़ी बात 12.75 लाख रुपए तक की आय तक का फुल टैक्स रिबेट अब ये चालू कर दिया गया है। इसके अलावा देश के 99.6% जिलों में सिर्फ 22 महीनों में 5G सेवा शुरू हो चुकी है। उमंग ऐप के माध्यम से 2297 से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाई गई है। रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को फिर से चलाने के लिए स्वामी फंड के तहत 37,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा पूरे देश में रेरा द्वारा 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। UPI उपयोगकर्ताओं की संख्या में अब करीब 46 करोड़ व्यक्ति और 6.5 करोड़ व्यापारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 4 करोड़ से अधिक घर दिए गए हैं। मेट्रो 2014 में 5 शहरों से बढ़कर अब 2025 में 23 शहरों में पहुंच चुकी है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठाया है। 52.14 करोड़ से अधिक डिजिलॉकर उपयोगकर्ता अब बन चुके हैं। इंटरनेट डेटा की कीमतें 97% घटी हैं, 97%। इसके अलावा अब सभी शहर ODF घोषित किए गए हैं। ये बड़ी बातें जो मध्यम वर्ग के लिए की गई है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। देखिए गरीबों के लिए क्या कुछ किया गया और जो जिनको आवश्यकता थी उनके लिए क्या कुछ किया गया ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सभी के लिए सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान की गई हैं, ऐसा दावा है सरकार का। और कहा गया है कि आयुष्मान भारत के तहत 9 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने पर 1.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है। इसके अलावा 1.76 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 377 करोड़ से ज्यादा विजिट दर्ज की गई हैं। 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों ने गरीबों और जरूरतमंदों को दवाइयां बाजार मूल्य से 50 से 90% कम कीमतों पर उपलब्ध कराई हैं। मिशन इंद्रधनुष द्वारा 6.78 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को टीकों की सुरक्षा मिली है। 23 एम्स, 2045 मेडिकल कॉलेज, ये वर्तमान में स्थिति है। इसके अलावा 6 करोड़ नागरिकों ने अमृत फार्मेसियों से सस्ती दवाएं खरीदकर बचत की है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज दिए गए हैं। ये कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं। 77 करोड़ डिजिटल हेल्थ ID बनाए गए हैं और जन औषधि केंद्रों के कारण नागरिकों के लगभग 38,000 करोड़ रुपए बचे हैं।
2014 से अब तक एमबीबीएस सीटें बढ़कर 1.18 लाख हुई और 74,000 पीजी सीटें इसमें जुड़ी हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1500 से ज्यादा पीएसए संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं। ई संजीवनी के जरिए 37 करोड़ से ज्यादा टेली परामर्श भी किए गए हैं। ये बड़ी उपलब्धियां जो पिछले 11 सालों में सरकार की हैं, ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई। अब हम बात करेंगे, देखिए जब भी प्रधानमंत्री बात करते हैं वो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर देश को विकसित बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर भारत की बात करनी ही होगी और राष्ट्र प्रथम, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये बड़े वो मुद्दे हैं जिन पर अक्सर बहस होती है और इन पर क्या क्या किया गया है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने किया वो सभी को याद है किस तरीके से हमारी सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने एक नए भारत को प्रदर्शित किया जो निर्णय लेने में दृढ़, तीव्र और संप्रभु है। रक्षा स्वदेशीकरण सूची में 5000 से ज्यादा आइटम्स जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा पूंजी अधिग्रहण बजट का 75% घरेलू उत्पादन के लिए है। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी, युद्धग्रस्त सूडान से 3000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया। वंदे भारत मिशन एयर बबल उड़ानों द्वारा 3.15 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाया गया। 23,000 भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी हुई। इसके अलावा रक्षा निर्यात 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय, जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि अगर ऐसा हुआ तो वहां पर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन यह करके दिखाया इस केंद्र सरकार ने और डंके की चोट पर यह कहा गया कि देखिए हटाएंगे, हटा करके दिखाया और यह भी बताया गया कि वहां पहले कैसे हालात थे और आज वहां पर क्या होता है। रक्षा निर्यात में 2014 से 34 गुना बढ़ोतरी की गई है और सशस्त्र बलों के लिए IDEX स्टार्टअप और MSME से 2400 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 43 आइटम्स की खरीद भी की गई है। वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 से अधिक देशों के लिए 30 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन जो हमने कोरोना काल में दूसरे देशों को दी, हमारे भारत में सबकी पूर्ति होने के बाद हमने दूसरे देशों को भी कोविड वैक्सीन भेजी। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में बदला गया, इनमें से 6 लाभ में हैं। ये बड़ी बात जो विदेश नीति की बात की जाती है और जो रक्षा नीति की बात की जाती है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि वैश्विक और आर्थिक महाशक्ति भारत किस तरीके से बनता जा रहा है और भविष्य को लेकर के उसकी क्या प्लानिंग है, भारत क्या करने वाला है, सरकार क्या करने वाली है। भारत के विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। यह अनुमान जताया गया है कि 2025-26 में 6.3% से बढ़कर 6.8% की रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इसके अलावा ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 49% हिस्सा भारत का ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 में, इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कोविड के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 29.8 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये बड़ी बात है दर्शकों, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जाती है ये वही बात। देखिए, सितंबर 2024 में सकल FDI प्रवाह 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, यह अनुमान है। FDI में 26% की बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में FDI 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं का रिकॉर्ड निर्यात 825 अरब डॉलर हुआ। और देखिए, ये अपने आप में बड़ी चीज है। दिसंबर 2024 में जो GNPA घटकर 2.6% पर आने से बैंकिंग प्रणाली मजबूत हुई है। भारत का गैर पेट्रोलियम निर्यात 374.1 बिलियन डॉलर वित्त वर्ष 2024-25 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा
पीएलआई योजना से 1.61 लाख करोड़ का निवेश, 14 लाख करोड़ का उत्पादन, 5.31 लाख करोड़ का निर्यात और 11.5 लाख नौकरियां पैदा की गई हैं। ये वो बड़ी बातें हैं दर्शकों जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं और भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख लगे हैं, ऐसा दावा है सरकार का। और बताया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2014 में 142 से बढ़कर 2019 में 79 रैंक की जबरदस्त छलांग के साथ 63 पर पहुंच गई। इसके अलावा 2022-23 की तुलना में 16% की वृद्धि के साथ 2023-24 में भारत में 1.80 लाख से अधिक कंपनियां पंजीकृत की गई हैं। श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 4 नए श्रम कोड बनाए गए हैं। पूर्वव्यापी प्रभाव वाले टैक्स समाप्त कर दिए गए हैं। एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक स्थापित नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटा करके 15% किया गया है। कंपनी एक्ट के तहत 81 में से 50 कंपाउंडेबल अपराध गैर अपराधगत घोषित किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार में 45,051 स्वीकृतियों को तर्कसंगत बनाया गया है। 1500 से ज्यादा पुराने कानून निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्पाइस प्लस फॉर्म एक ही फॉर्म में कंपनी खोलने के लिए आवश्यक 10 सेवाओं को एकत्रित करता है। स्वीकृत पेटेंटों की संख्या 2014-15 में 5,978 से 17 गुना बढ़कर 2023-24 में 1,03,057 हो गई है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली ने आसान अनुपालन इसका सुनिश्चित किया है। अब बात करेंगे दर्शकों इंफ्रास्ट्रक्चर और जो तेजी से बढ़ रहा है, और यह माना जाता है कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ता है उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम करती है। और ऐसी संभावनाएं हैं कि भारत को विकसित भारत बनाने में यह वो सेक्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा भी जो विकसित देश हैं अगर उनकी बात की जाती है तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूती से आगे बढ़ा, और यही भारत में होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा कि सरकार दावा कर रही है। उनका कहना है कि 2014 से 2023-24 तक सड़क परिवहन राजमार्ग बजट आवंटन में 570% की वृद्धि की गई है। 400 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। 136 ट्रेन सेवाएं पहले से ही चालू हैं। इसके अलावा 2025 में हाईवे निर्माण की गति 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक थी। ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी 99% कवरेज पर 2014 से रेलवे बजट में 9 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। इसके अलावा मेट्रो की लंबाई 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर हो गई है, लगभग 4.5 से 5%। प्रगति बैठकों के माध्यम से पीएम मोदी ने 363 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की है। 2014 से अब तक 86 हवाई अड्डे चालू हो चुके हैं। पिछले 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए गए हैं। अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी विकास के लिए 6,933 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 2014 से अब तक 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। अब बात करेंगे दर्शकों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने क्या कुछ पाया है और क्या कुछ सरकार की प्लानिंग है आने वाले वर्षों में, वो क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, वर्ष 2025 में भारत में 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर होंगे। ये जो अनुमान लगाया गया है ये बहुत बड़ी बात है। 2.14 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए हैं। डेटा की लागत प्रति जीबी 308 रुपए से घटकर मात्र 9.34 हो गई है। यानी 1 जीबी डेटा पहले हम लगभग 308 रुपए में खरीदते थे, आज उसकी कीमत केवल 9.5 रुपए है। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंदों को सीधे तौर पर लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का डीबीटी मार्च 2025 तक जीईएम पोर्टल पर 13.41 लाख करोड़ के ऑर्डर। टीयर 2 टीयर 3 शहरों से 51% स्टार्टअप। अप्रैल 2025 में 24 लाख करोड़ के यूपीआई लेन देन। रियल टाइम में विश्व में 49% डिजिटल लेन देन भारत में हुआ। पिछले 11 वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 285% बढ़ गई है, लगभग 300%।
यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पहले जो हम 1 GB डेटा 308 रुपए में लेते थे, आज वो हमें लगभग 9.5 रुपए में मिल रहा है दर्शकों। इसीलिए यह संख्या 285 लगभग 300% बढ़ गई है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के तहत 5.76 लाख कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किए गए हैं। भारत नेट के तहत 6.93 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई हैं। इसके द्वारा एक ही बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। एक अभूतपूर्ण ये विश्व रिकॉर्ड है दर्शकों। ये जो सरकार बता रही है कि हमारी क्या प्लानिंग है विकसित भारत की, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे, एक विजन है, एक मिशन है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट अब विकास का नया इंजन बन गया है, सरकार का ऐसा दावा है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करते हैं दर्शकों, तो उस क्षेत्र को पहले बड़ा पिछड़ा हुआ समझा जाता था और बहुत सारे ऐसे कारण थे वहां पर जो आज भी उनका जिक्र करते हुए लोग डरते हैं। लेकिन अब वहां पर क्या बदलाव आया है? सबसे पहले तो बात करेंगे हम, आसपास क्षेत्रों में 75% कमी आई है। ये वो क्षेत्र होते हैं दर्शकों जो एक स्पेशल कानून बनाया गया है, जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उन्हें एक प्रावधान उनके लिए किया जाता है, एक शक्ति उन्हें दी जाती है कि आप अपने स्तर पर जो भी वहां पर गतिविधियां होती हैं उनको काबू में करने के लिए आपके पास में एक स्पेशल एक कानून होता है, और ये वहीं पर होता है जहां पर स्थितियां खराब होती हैं। अब देखिए, ऐसे क्षेत्रों में 75% कमी आई है। इसके अलावा 16 साल बाद बोगीबील पुल का इंतजार वो खत्म हुआ। 2014 के मुकाबले 2024 में उग्रवाद की घटनाओं में 64% की गिरावट आई है। ये देखिए, दोनों तार आपस में जुड़े हुए हैं। जो उग्रवाद की घटनाएं पहले वहां से सामने आती थी, अब 64% की उसमें गिरावट हुई है। और यही वो कारण है कि ऐसे क्षेत्रों में, आसपास क्षेत्रों में 75% कमी आई। ये जो स्पेशल एक्ट जो बनाया गया हुआ है, जो वहां की आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाता था स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, ऐसे क्षेत्रों में भी 75% की कमी आई है। और इसके अलावा देखिए, ये बहुतेरे ऐसे कारण हैं। पिछले 11 वर्षों में 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण वहां पर हुआ है। पूर्वोत्तर के लिए 44,859 करोड़ की लगभग 3,613 परियोजनाएं वो स्वीकृत की गई हैं। वन धन योजना के तहत 3.3 लाख लाभान्वित वो वहां पर सुनिश्चित किए गए हैं। और असम में 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में चल रही 5,000 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं और पूर्वोत्तर के लिए 44,859 करोड़ की लगभग 3,613 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, बांस और संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन स्थापित किया गया है। क्योंकि वहां पर देखिए, बहुतेरे जो बंबू जिन्हें कहा जाता है, बांस, उनकी वहां पर खेती होती है और उनसे जो बनने वाले जो उपकरण हैं, पहले उनको लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन सरकार की पहल के बाद में आज आसानी से और डिजिटली मोड पर जाकर के अपनी चीजों को लोग जिन्हें उनकी जरूरत है उन तक पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि विरासत की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, 2047 तक विकसित भारत की अगर बात की जाती है तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उसके लिए विरासत भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। और उसी के चलते विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर महाकाल प्रोजेक्ट, इस पर काम किया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया। स्वदेश दर्शन के तहत चिन्हित किए गए विश्वगत सर्किट के तहत 76 परियोजनाएं विकसित की गई। 2014 से अब तक 642 चोरी हुई कलाकृतियां भारत वापस लाई गई। 2013 तक केवल 13 वापस आई थी, लेकिन अब उनकी संख्या 642 पहुंच चुकी है। 207.3 करोड़ की लागत से केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना, इसका आरंभ किया गया। 4 धाम एनएच कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत 825 किलोमीटर एनएच विकसित और किए जाएंगे। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण परियोजना, इसको स्वीकृत किया गया। सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। हद योजना के तहत 12 हेरिटेज शहरों का विकास किया गया। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव में देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति के साथ आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्सव मनाया गया। ये वो चीजें हैं दर्शकों। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, केंद्रीकृत डिजिटलीकरण,
और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन को स्थापित करना इसका वो महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके कारण से ये नया वक्फ संशोधन जो किया गया था। देखिए, बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सरकार का जो विजन है, सरकार क्या चाह रही है, वो किसके हितों के बारे में बात कर रही है, उस पर बात करना बहुत आवश्यक है दर्शकों। और सबसे लास्ट में अब बात करेंगे कि पर्यावरण और उसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ सरकार ने किया और भविष्य में सरकार क्या कुछ करने वाली है, वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। 2022 में बाघों की गिनती के अनुसार भारत में कुल 3682 बाघ हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। प्रोजेक्ट चीता विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय जंगली मांसाहारी जीव स्थानांतरण परियोजना ये सुनिश्चित की गई। आपदा रोगी उपायों के लिए 46,000 करोड़ एनडीआरएफ की 16 बटालियन तन्यक ढांचा डायल 112 प्रणाली, इस पर काम किया गया। इसके अलावा भारत ने निर्धारित समय से 9 साल पहले COP21 लक्ष्य हासिल कर लिया। 2014 से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग तिगुनी हो गई। 2014 से सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 3645% बढ़ गई है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये सुनिश्चित किया गया है राजस्थान में। इसको 2245 मेगावाट से अधिक बादला वो जो परियोजना है वो शुरू हो गई है। पीएम कुसुम के तहत लगेंगे 49 लाख कृषि सोलर पंप। इसके अलावा उजाला योजना के तहत 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। 13 भारतीय समुद्र तटों को अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। जम्मू और कश्मीर का पल्ली भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। एक पेड़ मां के नाम 142 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण अभी तक किया जा चुका है। तो यानी इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की दर्शकों, अलग अलग क्षेत्रों में देश की जनता के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए ये सब जो कार्यक्रम सरकार ने पिछले 11 सालों में किए हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ सरकार करने जा रही है। देखिए, ये अलग विषय हो सकता है दर्शकों। 2047 तक, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी को नहीं पता किसकी सरकार होगी, कौन सी पार्टी की सरकार होगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, लेकिन एक विजन जो देश की सरकार के भीतर है, एक मिशन के तहत जो वो काम कर रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि 2047 एक लक्ष्य रखा गया है और बार बार उसी का जिक्र किया जाता है कि हमें 2047 तक उसको पाना है, हमें कैसे भी करके। और देखिए, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो 2014 से पहले 10वें 11वें नंबर पर हुआ करती थी, आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये सरकार का ऐसा दावा है कि ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। जिस तरीके से जो भारत में बनने वाले, भले ही वो सैन्य उपकरण हो या फिर जो डेली लाइफ में यूजेस होने वाले जो सामान हैं, उनका अगर हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को उससे मजबूती मिलेगी ही। और देखिए, नेता की नीति अलग हो सकती है, लेकिन अगर नेता की नीयत ऐसी है, सरकार की नीयत ऐसी है कि उन्हें अपने बारे में नहीं बल्कि देश की जनता के बारे में सोचना है, उस नीयत को लोग पसंद करते हैं। और यही वो कारण है कि तीसरी बार इस सरकार को मौका दिया गया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले 4 वर्षों में, क्योंकि 11 वर्षों में जो 10 साल का कार्यकाल है वो तो पहले खत्म हो चुका, लेकिन ये पिछले 1 साल का जो कार्यकाल है, अब जब कही जाती है कि ये एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, उस एनडीए की सरकार में भी अभी तक जो सियासी जानकार हैं वो ये मानते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका है, सरकार का जो काम करने का तरीका है, वो वैसा ही है जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काम होता था। आज भी उसी गति के साथ, उसी ऊर्जा के साथ में काम हो रहा है और देश के हितों में जो फैसले लेने हैं वो फैसले लिए जा रहे हैं। वो भले ही रक्षा नीति हो, वो भले ही विदेश नीति हो। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।